बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत बड़ी स्टोरी है जिसने पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया तक ये फैली है। पाकिस्तान की एक आला तरीन जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर इस वक्त स्कैंडल्स की जद में है और एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। उसके ऊपर कुछ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से वजाहतें भी आई हैं। मुख्तसरन ये कि यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम है कि उनके पास तालिबात की सैकड़ों जो ममनुआ तस्वीर हैं और उन्हें जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया किसी तफ्तीश के हवाले से, तो उनके साथ गाड़ी में एक तालिबा भी बैठी थी और उसके साथ साथ उनके मोबाइल से भी सैकड़ों ममनुआ तस्वीर और उसके साथ कुछ वीडियोस भी बरामद हुई। आखिर ये सारी हकीकत क्या है? क्या यूनिवर्सिटियाँ महफूज हैं तालिबात के लिए? क्यों एक के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी स्कैंडल की जद में आ रही है? और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में नाज़रीन बात करेंगे पाकिस्तान का अहम तरीन इशू यानी आज़ादी इजहार, पैमरा का तरमीमी ऑर्डिनेंस, इसमें अफसाना क्या है, हकीकत क्या है, मीडिया के लिए कितनी आज़ादी है, कितनी कतगने। लेकिन सबसे पहले सेगमेंट पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, इस हवाले से जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारफ़ आपसे करा दें। हमारे साथ भावलपुर से बराह रास्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर डॉक्टर अतर महबूब साहब। डॉक्टर साहब, अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से आपने वक्त निकाला, जिसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर ही मौजूद हैं चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, जो मसरूफियात के सिलसिले में कोसार यूनिवर्सिटी में थे, तमाम उसके बावजूद उन्होंने वक्त निकाला। डॉक्टर मुख्तार साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। अतर महबूब साहब, चीज़ें तो पहले भी बहुत डिजिटल मीडिया में आ चुकी हैं, कॉलम्स लिखे जा चुके हैं। बिल्कुल गैर जानिबदारी से बताइएगा कि ये स्कैंडल है क्या। अब पहले ओरिजिनल स्टोरी बताइए, फिर अपना जो मौक़िफ़ है वो बताइएगा। डॉक्टर अतर महबूब साहब, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। जी बिल्कुल। इस हवाले से ये है कि भावलपुर में पुलिस ने, डीपीओ ने हमारे दो स्टाफ मेंबरान को तकरीबन कोई 3 या 4 हफ्ते के वक्फे से एफआईआर उन पर दर्ज की कि एक के पास कोई 6 ग्राम आइस और एक के पास कोई 10 ग्राम आइस है। इसका वक़ूआ बयान करके 2 एफआईआर दर्ज हुई जिनके मंदरजात कुछ मिलते जुलते थे और वो एफआईआर जब एनालाइज की जाती हैं वो तजादात से भरपूर हैं। और न सिर्फ ये कि वो एफआईआर दर्ज की गई बल्कि सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को इंगेज करके यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, यानी गिरफ्तारी के साथ ही जो है ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। तो ये इसमें जो है बिल्कुल हकीकत से बरक्स बातें हैं। यूनिवर्सिटी इसमें अपना मौक़िफ़ ये देती है कि एक तो हम एक जामिया है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, हम पूरी तरीके से ओपन है स्क्रूटनी के लिए। हमारे तमाम तर मामलात इस हवाले से भी, चाहे वो कैंपसेस पे मनशियात के इस्तेमाल के रोकथाम हो या एंटी सेक्सुअल हरासमेंट और एंटी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसीज हों, जो हम पूरी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे यहाँ एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो हकीकत असल में ये है कि यहाँ पे 65,000 तलबा तालिबात पढ़ते हैं जिनमें 27,000 तालिबात हैं और ये यूनिवर्सिटी की ग्रोथ जो 5 साल में हुई है फिनोमिनल। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा तालीमी माहौल है, पॉजिटिव माहौल है। तो ये जो की गई है ये एक कॉन्स्पिरेसी है और आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे ताने बाने खुलकर सामने आए हैं कि ये बिल्कुल ही बोगस किस्म की एफआईआर्स हैं जिसमें हनी ट्रैप करके, स्नेयर इन करके हमारे 2 ऑफिसर्स को किसी खास जगह पे ले जाया गया और वहाँ उनको अरेस्ट करके उन पे ये केसेस डाल दिए गए। और जो भी पुलिस की रिपोर्टें लीक हुई हैं या जो भी बयानात आए हैं उसमें वो अपने मौक़िफ़ से हटते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई कंप्लेनेंट नहीं है, इसका जिनसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ओवरऑल जो है इसका मकसद सिर्फ ये नज़र आया कि यूनिवर्सिटी की जो तशख़्ख़ुस है, यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशन है, उसको बट्टा लगाया जाए कि ऐसे वक्त में जब वाइस चांसलर एक कारकर्दगी जिसको लोग सराहते हैं, अच्छी कारकर्दगी, यूनिवर्सिटी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रैंकिंग में इंप्रूवमेंट, जब वो 4 साल मुकम्मल कर रहा है, जब उसके लेट्स से कि एक्सटेंशन के मामलात आ रहे हैं, तो ये वो अनासिर हैं शिकस्त खुर्दा टाइप के कि जो परफॉर्मेंस पे ना कम्पीट कर सके। चाहे इसमें कुछ लोग मुलव्विस हैं, मुख्तलिफ सियासी जिनका बैकग्राउंड है, और चूंकि इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, और उन्होंने इसके ताने बाने निकाल लिए उन लोगों तक और उन्होंने फिर तस्लीम कर लिया और ये हकायक आवाम के सामने आ जाएंगे। लेकिन जी बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा बताइए क्या यूनिवर्सिटी के अंदर
आपने तो ये सारा स्टेटमेंट दे के उन ऑफिसर्स को तहकीकात से कबल ही एग्जोनरेट यानी उन्हें बेगुनाह करार दे दिया। क्या यूनिवर्सिटी में इन एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई आपका अपना मैकेनिज़्म है, तरीक़ाकार है कि तमाम तर ऑफिसर्स, चूँकि बहुत बड़ी जामिया है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से लेके कंट्रोलर्स, डायरेक्टर्स, बहुत सारे ऑफिसर हैं, स्टूडेंट यकीनी तौर पे कोई ना कोई कांटेक्ट ढूंढ रहे होते हैं फेवर्स के लिए, तो क्या आप इस चीज़ पे नज़र रखे हुए कि किसी भी किस्म की तलबा स्टूडेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी कोई इमोरल एक्टिविटी ना हो? जी जी, इस हवाले से हमारी यूनिवर्सिटी में जो एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी है और एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस में लॉ है वो दोनों पूरी तरह इम्प्लीमेंटेड हैं। और हमारी जामिया की खास बात जो मैं दो बातें शेयर करना चाहूँगा कि लॉ में भी और उसके अलावा जो हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी है उसमें एक कमेटी तश्कील दी जाती है। हमने आगे बढ़ के पिछले 1.5 साल से न सिर्फ कमेटी तश्कील दी बल्कि इसके लिए एक सेक्रेटेरिएट और एक सेंटर बना दिया जहाँ इसको रेगुलर सेक्रेटेरियल सपोर्ट और लीगल एडवाइजर एक असाइंड है, ताकि ये केसेस अगर रिपोर्ट हो तो इनको कानून के दायरे में रह के जो प्रोसीजर उसमें दिया गया है आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करते हुए फौरी तौर पर निपटा जाए और अगर डिसिप्लिनरी एक्शन कहीं जरूरी है तो फौरी तौर पर लिया जाए। इस हवाले से पिछले 5 सालों में ये उंगलियों पे गिने जाने वाले 6-7 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं इनमें कार्रवाई की गई ज़ाब्ते के मुताबिक और हमारे उसमें कोई ऐसा केस नहीं है जो अनएड्रेस्ड हो। दूसरा ये कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उसके मातहत तकरीबन 400 के करीब सिक्योरिटी एहलकार और गार्ड्स हैं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उससे ज्यादा बल्कि 400 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार हैं। उनकी सुपरविजन, कैंपस के पेरीमीटर की सिक्योरिटी, एंट्री एग्जिट की सिक्योरिटी, हमारे यहाँ बेतहाशा इवेंट्स होते हैं, वीवीआईपीज आते हैं, उनकी सिक्योरिटी और जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का लिएजॉन है। तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का स्टूडेंट के साथ कोई मिनिमल सा कॉन्टैक्ट है। इसी तरह जो अबू बकर साहब थे उनका वो ट्रेजरार की ड्यूटी कर रहे थे, उनका स्टूडेंट्स के साथ मिनिमल कॉन्टैक्ट है। स्टूडेंट्स का कॉन्टैक्ट होता है टीचर्स तो के आप साथ। ये समझ रहे हैं कि ये हनी ट्रैप था, इसमें फंसाया गया। हमारे साथ रह गया डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, आप चेयरमैन HEC हैं और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी आपका, यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करते हैं, उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन जब इखलाकी माहौल ही नहीं होगा जामियात के अंदर तो आप तालीमी स्टैंडर्ड को, आप अपनी मॉनिटरिंग को, अपनी रेगुलेशन को कैसे मेंटेन रख सकेंगे? तो HEC के लेवल पे क्या मैकेनिज़्म है कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ के ऊपर नोटिस लिया जाता है, चेक किया जाता है, कोई टीम भिजवाई जाती है? डॉक्टर साहब। थैंक यू मोइन भाई। एक तो अल्लाह करे जो वीसी साहब कह रहे हैं वो सच हो, अल्लाह करे वो सच हो जो वीसी साहब कह रहे हैं। और लेकिन सेम टाइम मुझे जो खबरें मिल रही हैं आगे पीछे से, खाली इस यूनिवर्सिटी के हवाले से नहीं, बहुत सी हमारे पास इस तरह की आती है कंप्लेन, हम कंसर्न यूनिवर्सिटीज को बताते हैं, लेकिन हर तरफ से फिर इसी तरह का रिस्पांस आता है जी कि ये दूसरा अपोनेंट ग्रुप है। तो फिर अल्लाह करे कि हम इस काबिल हो जाएं कि जो झूठे ब्लेम इस तरह की खुद बच्चियां वहां पढ़ती हैं, लोग हमारी अपनी बच्चियां हैं, वो जो इस तरह के झूठे इल्जाम लगाते हैं तो फिर उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अगर तो ये जिस तरह कह रहे हैं कि जस्टिस ने किया तो अल्लाह करे ये किया, और वो मैं इसलिए बार बार अल्लाह करे कहता हूँ कि ये हमेशा इसी तरह की कहानी हम सुनते हैं लेकिन बाद में कुछ चीज और निकलती। अल्लाह करे इस तरह की यही चीज हो, और क्योंकि लोगों का तो फेथ उठ जाएगा हमारे इदारों पे, और पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों को फिर भेजना बंद करना, बड़ी मुश्किल से हमने अपनी यूनिवर्सिटियों की वहां तक पहुंचाया। लेकिन मसला ये हो गया है कि हमारी जो यूनिवर्सिटियों पे गवर्नेंस है और जो डेप्थ एंड ब्रेथ है उसके बजाय हम दूसरे चक्कर में पड़ गए हैं, नंबर गेम में, कुछ लोगों को करने के चक्कर में। बिल्कुल सही कहा। मैंने तादाद बढ़ा दी, मैंने ये कर दिया। आई विश कि हम इतना ही फोकस किसी और चीज पे करें कि हमारी जिम्मेदारियां हैं। और वैसे ही डॉक्टर साहब ने 2-3 दफा कहा एंटी सेक्सुअल, तो मेरा ख्याल है कि इस लफ्ज से तो कोई ऐसी हमारी नहीं है पॉलिसी। इट इज हरासमेंट पॉलिसी, हरासमेंट पॉलिसी है, उसमें सेक्सुअल का लफ्ज नहीं आता, किसी किस्म का भी हरासमेंट हो सकती है। और इसी तरह ड्रग के ऊपर पॉलिसी है, लेकिन असल पॉलिसी तो सारी है, उसके ऊपर रूल्स भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। आई विश कि आज तक कोई 2-4 लोग हैंग हुए होते इस प्रोसेस में तो किसी में मजाल ना होती कि ये चीजें हों। और ये जो हमारे पास जो मसाइल बढ़ने शुरू हो गए, आपने देखा होगा कि इधर खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी के 3 लेवल के लेवल को पकड़ा गया और बाकायदा एक टीवी चैनल ने उसकी रिकॉर्डिंग की सारा कुछ। और कई बरस पहले गोमल यूनिवर्सिटी का मशहूर वाकया, वही गोमल की मैं बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन आपने ले लिया। इस तरह के वाकये डेफिनेटली ड्रग के बारे में भी जैसे मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल पॉलिसी है, लेकिन आप सरेआम ड्रग बिकती है हमारे यहाँ, क्योंकि कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता कि किस तरह ड्रग आती कैसे पाकिस्तान में और किस तरह अवेलेबल होती है मार्केट में, किस तरह हमारे इवन स्कूलों तक कैसे पहुंचती है। यूनिवर्सिटियों की तो बात की बात है, हॉस्टल में यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल में
वो लोग जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट नहीं है वो रह रहे होते हैं। तो वेयर इज एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर इज द गवर्नर? तो एचईसी तो हर जगह नहीं घुस सकती। बिल्कुल, तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ गए फिर? जारी बात है एचईसी घुसती है तो फिर ये माइंड करते हैं कि जी एचईसी इंटरफेयर कर रही है, हमारी ऑटोनोमस बॉडीज है, ठीक है, और रिस्पेक्टिव प्रोविंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने जैसे आपने कहा ना कि एचईसी क्या करती है, इस पे पॉलिसीज बनी है, हरासमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट ने लॉ अप्रूव किए हुए हैं, ड्रग्स के ऊपर पॉलिसीज हैं, लॉ अप्रूव किए हुए हैं, वो पॉलिसीज तमाम यूनिवर्सिटियों में अडॉप्ट करवाई हुई है हमने। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो यूनिवर्सिटियों ने करनी है ना भाई। और अगर नहीं हो रही तो फिर मैं समझता हूँ कि मैंने अभी अपने लोगों से कहा, इस पे वर्किंग शुरू कर दी हमने जब से ये वाकया सुना है, और हम यूनिवर्सिटी के साथ भी इन टच है कि वाकई जिस तरह वीसी साहब कह रहे हैं कि ये उमूमन वैसे होता है कि जब वीसी जाने वाला होता है तो उमूमन वीसी पे इल्जाम लगते हैं कि ताकि वो दोबारा ना आ सके, ठीक है ना। इसी तरह जब कोई नया वीसी आता है उसके पीछे भरमार शुरू हो जाती है। तो ये तो अनफॉर्चुनेट वाकई है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है कि झूठा इल्जाम लगाने पे सजा मिले हमें, लेकिन होना चाहिए। तो मैंने तो कहा जी कि लाए इस पे, वो पॉलिसी बनाते हैं, हम अपने सारे वाइस चांसलर को बुलाते हैं, उसके बाद हम कमीशन से अप्रूव करके भेजते हैं कि हम बेसिक एथिक्स पे लेके आए ना, कि मॉरल वैल्यूज पे, करेक्टर चीजों पे, इस पे। वैसे तो हरासमेंट पे रहा है डॉक्टर साहब, यही मेरा सवाल है, ये जामियात के अंदर जो मॉरल वैल्यूज हैं इनको प्रमोट करना किसकी जिम्मेदारी है? असातिज़ा की, एडमिनिस्ट्रेशन की? अगर हमने अखलाकी कदरों अगर हमें एहसास हो जाए, हमारे उस्ताद कराम को, हमारे वाइस चांसलर साहबान को, अल्लाह ताला ने पैगम्बरों वाला काम हमें सौंपा हुआ है, लेकिन ये जब इस तरह के वाक्य सुनते हैं तो रूह कांप उठती है। मैंने तो आज भी टीवी पे कहा कि अगर ये चीज प्रूव होती है, ऐसा काम हुआ है, तो सरेआम हैंग कर देना चाहिए लोगों को। तो कोई इस तरह का कानून हमें लेनी चाहिए इजाजत कानून से, और कानून बनाना चाहिए कि ये चीज एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकती ना, कि तालीमी इदारे मदारस हैं, ये वहाँ पे इल्म की तालीम होती है, पैगम्बरों वाला काम वहाँ पे हो रहा होता है, और ये क्या काम शुरू कर दिया हमारे लोगों ने, अगर किया है तो। जी, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम दोनों साहिबान से पूछेंगे कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अहतर महबूब साहब, बड़े अहम नुकात की तरफ डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब ने रोशनी डाली है कि अगर तो इस किस्म की सूरत हाल है तो स्कैंडल तो वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ आना चाहिए, ना कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। और फिर दूसरा उन्होंने बड़ा अहम नुकता हाईलाइट किया कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ मिल के एक पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत है ताकि कुछ मॉरल स्टैंडर्ड्स, मॉरल वैल्यूज़, उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। और ये बहुत पुरानी जामिया है जिसके आप वाइस चांसलर हैं। बताइए, आइंदा मुस्तकबिल में यूनिवर्सिटी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए, इस किस्म के स्कैंडल्स से यूनिवर्सिटी को महफूज करने के लिए, अभी तक तो तहकीकात जारी हैं, क्या स्ट्रेटजी है? कैसे आप मॉरल वैल्यूज़ और मॉरल स्टैंडर्ड्स को आप इंटैक्ट रख सकेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि दोबारा ये कहीं इस हवाले से कोई स्कैंडल सामने ना आए? और आपने जितनी वजाहत की, आपने इन तमाम तर चीज़ों को बेबुनियाद करार दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, ज़ाहिर बात है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आपने खुद बताई, इतनी बड़ी इनरोलमेंट है, फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है? अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपसे अगर मैं ये सवाल करूं, माफ करिएगा, लॉजिकली मैं एक सवाल कर रहा हूं, अगर आप माइंड ना करें, जिस पैराए में आपने सवाल किया है, अगर मुझे इजाजत दें कि मैं एक्सप्लेन करने के लिए सवाल कर रहा हूं। एक्सप्लेन करें कि आप अपनी मिसेस को क्यों मारते हैं? बताइए, आप अपनी मिसेस की पिटाई क्यों करते हैं? तो भाई मुझे क्या पता, सच्ची बात तो ये है कि आपकी हो सकता है शादी भी ना हुई हो। यानी पहले तो ये एज्यूम कर लिया गया कि ये सब सच है, और उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि अब आप इसके खिलाफ क्या करेंगे। भाई हम पहले ही प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारी जो एनवायरनमेंट है, अगर 27,000 तालिबात यहाँ पढ़ती हैं तो वो इस तरह तो नहीं पढ़ती होंगी जिस तरह का माहौल बताया जा रहा है। दूसरा, गोएबल्स ने कहा था कि झूठ जितना बड़ा बोला जाएगा ना, उतना ही लोग उस पर यकीन करेंगे। तो ये बिल्कुल ये वही चीज है, और बिल्कुल एक सरीहन झूठ, और इतना बड़ा झूठ बोला गया है। तो मैं अब इस हवाले से ये कहूँगा कि हमारी जैसे यूनिवर्सिटी है, हम तरक्की की और बेहतरी की मनाजिर तय करते जा रहे हैं। हमारे पास, जैसे मैंने बताया, कि पूरी तरह इन्फोर्समेंट है इन मैकेनिज्म्स की, और हम ओपन टू स्क्रूटनी है। लोग आकर हमारे मैकेनिज्म्स को चेक करें ऑन साइट, और फिर बताएं कि उसमें कहाँ कमी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है इन प्रैक्टिस, हम क्योंकि प्रैक्टिकल दुनिया में रह रहे हैं। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से कोई 6 महीने पहले हमारी सिंडिकेट ने ना, यूनिवर्सिटी जो है 1975 में चार्टर मिला था, 6 महीने पहले हमने इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने असातिज़ा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, और इवन स्टूडेंट्स, सबके लिए एक
मॉरल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तकरीबन 30 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें फैकल्टी के लिए डूज एंड डोंट्स मौजूद हैं, ऑफिसर्स और के लिए डूज एंड डोंट्स हैं, दीगर एम्प्लॉयज के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, ताकि सबको पता रहे कि अखलाक का, किरदार का क्या पैमाना है कि जिससे डिविएशन अगर होगी तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो हम प्रोएक्टिवली इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अब चूंकि ये इल्ज़ाम एक सरीहन झूठ है, तो मैं अब इल्ज़ाम की तो तरदीद करूंगा, लेकिन मैं कमिटमेंट अपना इंडिकेट करूंगा कि तमाम अच्छी प्रैक्टिसेस से एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करने से जो फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन हो, और दूसरा ड्रग्स के यूज के लिए और सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पहले से इम्प्लीमेंटेड है। और आप हमारे लोगों के टेस्टिमोनियल सुन सकते हैं। बेटियां, हमारी बच्चियां जो पढ़ती हैं, वो तेजी से अपने टेस्टिमोनियल्स रिलीज कर रही हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये बेसिकली एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है और लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए सोशल मीडिया पे जो एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। हमने FIA में भी कंप्लेंट लॉन्च की है, साइबर क्राइम्स डिवीजन को, हमने IG पुलिस को भी एप्लीकेशन लिखी है, और हम वेलकम करते हैं हर तरह की कमेटी और एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की साउथ पंजाब की जानिब से किसी भी किस्म की कमेटी तहकीकात को वेलकम करेंगे। डॉक्टर मुख्तार साहब, ओवरऑल क्वेश्चन आपसे ये कि इस वक्त पाकिस्तानी जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बहुत एलीट इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, फिर कमर्शलाइजेशन हो जाएगी। जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े इदारे हैं वो आपके सामने हैं, और उसके साथ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कैंडल सामने आ रहे हैं, मनशियात सामने आ रही हैं, अंदर और एक्टिविटीज़ ऐसी चल रही हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को रोकने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? आपने पाकिस्तान से बाहर भी सर्व किया है, ISESCO में भी सर्व किया आपने, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस किया हैं। चूँकि ये तो ग्लोबल स्टडी है कि किसी भी मुल्क की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, अखलाकियात हैं, जब अखलाकियात मर जाए तो उस कौम को किसी भी बम से तबाह करने की ज़रूरत नहीं। देखिए कौम, मैं बड़ा, आपको पता है भाई, मैं बड़ा ब्लंट भी हूँ और मुझसे लोग जी मोस्ट वेलकम। तो बात यह है कि लोग पिछले दिनों परेशान थे ना कि जो मुल्क कहीं बैंक करप्ट ना हो जाए फाइनेंशियल। जी, फाइनेंशियल बैंकरप्सी। मैं उनसे कहता था, अल्लाह के वलियो डरो, हम तो हमारे भी बैंक करप्ट हो रहे हैं। तो वो चीज है, मैं आंखें नहीं बंद कर सकता, और ना करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हमारे मसाइल हैं, इनको हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। VC साहब हो, डायरेक्टर हो, कोई सेक्रेटरी साहब हो, चेयरमैन HCC हो, चेयरमैन पंजाब HCC हो, DG हो, कोई भी, हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ अंडर कारपेट डालने से मसले नहीं होंगे, हल होंगे। बिल्कुल इश्यूज हैं, ड्रग भी यूज होती है, इस तरह की मॉरल इश्यूज भी हमें कंप्लेन आ रहे होते हैं और वापस भेजते हैं। यूनिवर्सिटी हमें यही रिपोर्ट करती है कि ये गलत थी, हमारे दुश्मन ने उड़ाई। और यार किसी एक दुश्मन को तो पेनलाइज करो, बताओ कि इसने गलत खबर उठाई है तो उसको उल्टा लटकाए। किसी की इज्जत पे हमला करना, किसी बेचारा वो कोई लोअर ग्रेड था या हायर ग्रेड था, अगर उसको इतना उसकी बच्चियां नहीं होंगी कि जिसका गवर्नर साहब या रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं या डायरेक्टर फाइनेंस की बात करें, उसकी बहनें नहीं होंगी, तो उन पे उस पर अगर उस पर गलत इल्जाम लगाया गया तो उसका क्या रहेगा अपनी फैमिली में, बच्चियों के सामने, बहनों के सामने? तो उसको फिर एग्जाम्पल बनाए मिनिस्ट्री अपने अपनी वाइस चांसलर साहब इंश्योर करें जो कह रहे हैं कि हमारी इंक्वायरियां हो गई हैं कि जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, और ये जिन बंदों के साथ जाती है उनका कुछ मुतावा होना चाहिए। वरना फिर ये चीज इसी तरह अंडर कारपेट कल गुम हो जाएगी और फिर कहेंगे कि हमने एक्शन ले लिया, कंप्लेन कर दी थी, IG साहब को बता दिया था, फलां साहब को बता दिया था। ऑन ग्राउंड the people who are sitting on different positions, that is their responsibility to ensure this should not be happening। क्योंकि खाली बना देना, हमारे पास बहुत सारे ज़ईफ़े पड़े हुए हैं, कभी किसी ने उसको खोल के भी नहीं देखा होगा कि हमने क्या है। जब तक हर बंदा अपनी जिम्मेदारी ऑन नहीं करेगा, हम ये ड्रामे या फेस वैल्यू पे, फेसबुक पे इस तरह में मशहूरी करने के बजाय अपने अदारों के अंदर डिसिप्लिन, गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है। मेरे समेत मैं अपनी HCC की भी जिम्मेदारी लेता हूँ कि खुदारा इससे निकलें। यदि सब ठीक है, हम इतनी रैंकिंग में पहुंच गए, अपने नंबर बढ़ा दें, दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राइड। हमें तो एक्चुअल डेप्थ एंड ब्रेथ देना चाहिए कि हमारे तालीमी इदारों का इस वक्त किधर पहुंच चुके हैं, क्या क्या हो रहा है, किस तरह। हर बंदा तो जुलूस निकाल रहा होता है, हर ग्रुप जो है ना एक दूसरे को बुरा भला कर रहा होता है। ये जो कह रहे हैं ना कि बिल्कुल, मैं खुद भी इन्हीं की बरादरी से हूँ कि प्रोफेसर ही प्रोफेसर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, कोई सिटिंग वाइस चांसलर के खिलाफ जो अंदर वो पोटेंशियल कैंडिडेट ही सारा प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, या बाहर से जिसने किसी के लगना कोशिश कर रहा होगा कि मैं लग जाऊं, ये निकल जाए, वही कर रहा होगा ना। तो अगर उस लेवल के बंदे इस लेवल पे आ गए हैं तो फिर मैं तो कहता हूँ कि मॉरल वैल्यू हम बड़ा अपने आप को हम बहुत नीचे ले चुके हैं। इसको हल करना चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए और सबको मिलकर एड्रेस करना चाहिए।
ये नहीं हो सकता कि नहीं जी सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक होता तो ये हम यहाँ पहुंचे होते। जी बिल्कुल। जी अतर महबूब साहब, लास्ट वर्ड बताइए कि फ्यूचर की क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या हिकमत अमली है। और आज आप सुनिए ज़रा, आज आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हैं, कल आप किसी और इदारे में होंगे, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी यादें आप छोड़ के जाएंगे। तो जिन नुकात की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया, यहाँ पे तो प्रोफेसर ही प्रोफेसर का दुश्मन है और स्कैंडल अंदर से ही निकलते हैं और फिर जो बडीज़ हैं, दोस्त हैं, कॉमरेड्स हैं, वो बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हकाइक तो हैं ना कुछ मसाइल तो हैं इसमें। अच्छा, मैं दोबारा से शदीद तरीन तरदीद करूंगा। जी प्लीज। ये एक ओवरऑल सवाल आपसे किया गया। हाँ, लेकिन ओवरऑल हम सबको मिलकर काम करना है और विजिलेंट भी रहना है। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, उनको इंस्टीट्यूशनली इम्प्लीमेंट करना है। हम करते हैं और हम करते रहेंगे और उसमें अपनी इस्तेदाद बढ़ाते रहेंगे। और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्यूचर लीडरशिप प्रोड्यूस कर रही हैं। जो भी सोसाइटी में, ब्यूरोक्रेसी में लोगों ने जाना है, जुडिशरी में जाना है, लीगल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, नर्सिंग, साइंटिस्ट, वो सब यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस करने। यूनिवर्सिटीज़ का माहौल कंड्यूसिव होना चाहिए कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, जो हेल्दी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसके लिए। और हम अपनी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें इंश्योर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा इसमें ऑडिट किया जाए कि हम ये सारी चीज़ें ठीक करते हैं या नहीं करते। और हम खुली किताब की तरह हैं, हमारी हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। हम एक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे फाइनेंसेस से लेके हमारी सारी एक्टिविटीज़ तमाम चीज़ें ओपन है। जी ओपन है और हम अब अवेलेबल हैं। हम जो आए हमें एग्जामिन करें, वी आर ओपन। हमें कोई चीज़ छुपाने की जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पे और सही काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जैसे कि शुरू में मैंने बताया था, प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पेमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस की, जिसके ऊपर बहुत बहस हो रही है और साफ़ी तंजीमों की जानिब से, साफ़ी रहनुमाओं की जानिब से एक डिफरेंट नुक्ता नज़र आ रहा है, जबकि हुकूमत और हुकूमती वज़रा और ख़ास तौर पर वज़ीर इत्तलात इसे बार बार डिफेंड कर रही हैं। आखिर इसमें कौन सी ऐसी क्लाजेज़ हैं जिससे सहाफ़ी नाखुश हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि इस आज़ादी सहाफ़त के ऊपर मज़ीद कदगनें लग सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट साहब। अफजल भट्ट साहब, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों की पहले भी वजाहत हो चुकी है, लेकिन आप ये बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी क्लाजेज़ हैं कि जिससे सहाफ़ी तंजीमें और सहाफ़ी इसको एंटी मीडिया अमेंडमेंट समझ रहे हैं। एक तो इसमें यह चीज़ है कि तमाम तर उन टीवी चैनल्स को पाबंद बनाया जाएगा जो बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी नहीं कर रहे। इस नुक्ते को हुकूमत बार बार हाईलाइट कर रही है कि इससे सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन है, लेकिन जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की क्लास है और उसकी जिस तरीके से तशरीह की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन कोई गलत खबर है, ये इख्तियार न्यूज़ रूम के पास होना चाहिए या पेमरा के पास? बहुत शुक्रिया मतीन अदर साहब, आपने बिल्कुल एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट, शामिल साफी के तौर पर आपने जो 2-3 पॉइंट्स हमें रखे, यही मेन इशू है इस वक्त। जी पहली बात जो आपने पहला नुक्ता रखा कि आप जानते हैं कि टीवी चैनल में काम करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं है कि अगर उनको तनख्वाह बर वक्त ना मिले तो वो किस फोरम पे जा सकते हैं। जी तो ये तो हम 72 साल से 76 साल से पीएफजे मुतालबा करती आ रही है कि सरकारी इश्तिहारात को तनख्वाहों की अदायगी के साथ मुंसलिक किया जाए। बिल्कुल। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है कि अब इसमें तय कर दिया गया है कि 2 माह जो चैनल तनख्वाह नहीं देगा उसके सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिए जाएंगे। अब ये लॉ का हिस्सा बन गया। जी अब इसमें भी एक कंफ्यूजन है जो मेरे साथ रहा है, पूरे पाकिस्तान से मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट रास्ते में है। वो कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हमारा महीना जो है वो 60 दिनों का हो गया, कि शायद मालकान को ये छूट दे दी गई है कि वो भले 1 महीना तनख्वाह अदा ना करे
दूसरे महीने जाके अदा कर दें। एक तो ये क्लियर करने की जरूरत है कि मालकान हर महीने तनख्वाह देने के पाबंद है, पाबंद लॉ होंगे। मौजूद है। अब ये है कि जो ये लॉ मौजूद नहीं था कि जो तनख्वाह नहीं देगा उसको प्लेंटी क्या पड़ेगी, ये जी लॉ उनकी तनख्वाह की डेट फिक्स नहीं कर रहा, प्लेंटी फिक्स कर रहा है कि जो इदारा 2 महीने तनख्वाह नहीं देगा उसके इश्तेहार बंद कर दिए जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा लॉ है। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वालों को एक रिफॉर्म मिली है। दूसरा जो इसमें अच्छी बात है कि पहले चेयरमैन पैमरा के पास इख्तियार था कि वो बेयक जुम्मश कलम किसी टीवी चैनल को बंद कर सकते जी, थे किसी भी शिकायत पर। स्वीपिंग अब पावर्स वो थी, इख्तियार बिल्कुल। उनसे वापस हो गया है। उसके लिए कंप्लेंट कमीशन जो बनेगी, फिर कमीशन बनेगा और वो फैसला करेगा। इसकी हद तक तो मेरा ख्याल यह है कि कोई खास एतराज किसी को नहीं होना चाहिए। जो अगली दो बातें हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी लॉ बनते हैं उनकी बनाते वक्त तो शायद इंटेंशन जो है वो नेक ही होती है। असल मामला उस वक्त खराब होता है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो पाकिस्तान में माजी में होता रहा वो चीज है जिसपे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और खदशात भी हैं कि इसको किस तरह क्लियर किया जाए कि डिस इन्फॉर्मेशन और मिस और इन्फॉर्मेशन जो फेक है न्यूज, इसका फेक जो न्यूज भी इख्तियार शामिल कर किया लें, जाएगा बिल्कुल। वो कैसे किया जाएगा, ये इसमें तो सबसे बड़ा एतराज इसके ऊपर उठ रहा है कि अगर ये चेयरमैन पैमरा या चंद लोगों ने बैठना है जिसमें नॉन प्रोफेशनल लोग बैठे होंगे जिनको खबर के जराए का ही पता नहीं होगा कि भाई कि वो खबर जरिया आने क्या का होता है, खबर सोर्स किस क्या जरिए है। से आती है, बिल्कुल सही। आप क्या समझते हैं कि जो पेमरा ऑर्डिनेंस है 2002 का, उसमें क्रॉस मीडिया अमेंडमेंट 2007 में की गई, यानी उसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बिजनेस रखने वाली कंपनीज को शामिल किया गया। एक बहुत तवील अरसा हो चुका था कि पेमरा के ऑर्डिनेंस में यानी उसके लॉ में तरमीम की जाए, तो हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, तो क्या आप समझते हैं ये तरमीम ज़रूरी थी? देखिए मतीन अदर, ये जो फेक न्यूज का एक सिलसिला चल रहा है ये मेरे लिए, प्रोपेगेंडा आपके है, लिए फेक और न्यूज़ है, बिल्कुल। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं ये समझता हूँ कि आज जो हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक पे लगी हुई है वो इस वजह से ही लगी हुई है कि चंद मुहिम जो हमारे दोस्त जो है वो किसी एजेंडे को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो उससे वो ये नहीं समझते कि कोई ऐसा लॉ है जिसके तहत वो जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो बेधड़क ऐसे अंदाज में चलते हैं कि पूरा जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है अब उस पर क्वेश्चन उठना शुरू हो जाते हैं। बट साहब, स्टेट और सेट में बड़ा फ़र्क है, तो आप क्या समझते हैं कि बीइंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो एक ऐसे वक्त में रेगुलेटर को मजबूत होना चाहिए? आप इस बात की फेवर में कि रेगुलेटरी बॉडी मजबूत होगी? एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट तो मेरा अपना ख्याल यह है कि हर अदारे के अंदर एक कंटेंट के हवाले से कमेटी होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज जो है वो हम नशर करने जाएंगे तो वो किसी पकड़ में आ सकती है और कौन सी वो चीज है पकड़ में नहीं भी आती, लेकिन उससे ये तासर फैलता है कि ये शायद मीडिया जो है वो किसी एजेंडे को प्रमोट कर रहा है, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, ये आइन की बात नहीं कर रहा, ये कानून की बात नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल ये है कि पहली बात तो ये है कि हर इदारे के अंदर जो है वो ये मैकेनिज्म होना चाहिए और ऑलमोस्ट मैं अभी से समझता हूँ कि बहुत हद तक ये है भी, लेकिन इसको मुश्किल बनाने की जरूरत है। हाँ, कुछ ये बताइए कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन जर्नलिस्ट की इस वक्त सेफ्टी और उनकी प्रोटेक्शन के बहुत इश्यूज आ रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? क्या उस हवाले से भी लेजिस्लेशन मौजूद है? एक लॉ बना था सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून, लेकिन वो फाइलों में ही रह गया, उसके बाद जो वाक़यात हुए वो आपके सामने। इसमें मजीद जिस चीज की जरूरत है वो ये होगी कि इसमें 2 माह की तनख्वाह का जिक्र कर दिया गया है लेकिन जॉब सिक्योरिटी का अभी तक इसमें जिक्र नहीं किया गया। सिक्योरिटी का जिक्र नहीं है। हमारा ये मुतालबा था हुकूमत से भी और अदालत में भी हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था
कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए फुल सर्विस स्ट्रक्चर की जरूरत है वेरी गुड। जो इन तमाम चीजों को कवर करे। जी लेकिन ज़ाहिर अभी तक हमारे उस मुतालबे पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ। मेरा अपना ख्याल यह है कि सर्विस स्ट्रक्चर के साथ अगर नहीं भी आता तो कम से कम पैमरा को उस चीज का भी अहाता करना चाहिए कि जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर जो है उनकी जॉब सिक्योरिटी का मैकेनिज्म क्या होगा। एक वर्कर रात को ड्यूटी से घर जाता है, दूसरे दिन वो आता है तो उसे परवाना थमा दिया जाता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है अदारे को। बाद SMS कर दिया जाता है, बाद व्हाट्सएप पर मैसेज दे दिया जाता है। तो इस सिलसिले को रोकने का भी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, प्रेसिडेंट फेडरल यूनियन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। और यकीनी तौर पर इस बिल में मज़ीद गुंजाइश की ज़रूरत है। साफ़ी तंजीमों और साफ़ी रहनुमाओं की जानिब से मुसलसल फ़ीडबैक आ रहा है। कुछ इसमें लूप होल्स अभी भी मौजूद हैं जिन्हें बर वक्त एड्रेस करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।